हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस में। जैसा कि हम लोग पॉलिटी का सीरीज जो बीपीएससी के द्वारा पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हैं उस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम लोगों का उस श्रृंखला में टॉपिक रहेगा कौन सा? तो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा दो ठो। आज हम लोग दो टॉपिक पे जो प्रश्न पिछले 10 वर्षों में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, कौन कौन से? एक वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति और एक प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। तो ये दो टॉपिक आज हम लोगों का रहेगा जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस पे जाने से पहले हम एक बात और शेयर करना चाहते हैं कि जो हम लोग पीवाईक्यू का सेशन कर रहे हैं, जो पिछले 10 वर्षों में बीपीएससी आयोग के द्वारा पूछे गए हैं कुछ प्रश्न, उस श्रृंखला में हम लोग जब भी प्रश्न को शुरू करते हैं तो उससे पहले उस टॉपिक से जितने भी फैक्ट होते हैं उस फैक्ट पर डिस्कशन करते हैं। फिर उस फैक्ट पर डिस्कशन करने के बाद हम लोग जो बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 वर्षों में, उस प्रश्न पर केवल प्रश्न का आंसर ही नहीं बल्कि जो भी 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं उन चारों ऑप्शन पर पूर्ण डिस्कशन करते हैं। तो ये जो डिस्कशन का जो सेशन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, खासकर बीपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस के लिए भी। क्योंकि यह जो आपका एक जो तैयारी का एक चरण होता है, उस चरण का एक सबसे महत्वपूर्ण फेज होता है पीवाईक्यू का डिस्कशन करना, पीवाईक्यू के बारे में डिस्क्रिप्टिव रूप से जानकारी प्राप्त करना। तो हम लोग तो पूरा, अगर आप पहले से एक बार पढ़ लिए रहेंगे या आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ऐसे क्लास हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, जो आज हम लोगों को जिस टॉपिक पे हम लोगों को चर्चा करना है और जिस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पिछले 10 वर्षों में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो जो ये प्रश्न का श्रृंखला जो हम लोग कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो और हमारा भी मनोबल अच्छा बढ़ेगा, और लाइक करेंगे तो और ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा। और अच्छी तरह से हम लोग हमेशा ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा जब तक पूरा जो सिलेबस कवर हो जाएगा पॉलिटी का, वो पूरा कंटिन्यू चलेगा और भी जो सब्जेक्ट है उसका भी चलेगा। तो हम लोग जो अपना टॉपिक है उस पर हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का 2 टॉपिक है जिस टॉपिक पर बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, जो आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाला है, तो वो है वाइस प्रेसिडेंट। यानी हमारा पहला टॉपिक जो है जिस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति। तो पहले तो हम जानेंगे कि उपराष्ट्रपति होता कौन है, उपराष्ट्रपति का पद है क्या, कहाँ से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमारे संविधान में यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। ये तो हो गया आपका स्रोत। चूंकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता तब क्या होती है, कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है, क्या यह संसद का अंग है या नहीं है। तो संसद के अंग के बारे में हम लोग देखे थे कि संसद का अंग 3 ही है, राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो जो उपराष्ट्रपति है उसकी योग्यता क्या होती है। तो पहले उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग देख लेंगे। हमारे संविधान में जो भाग 5 है, जो संघ की कार्यपालिका, भाग 5 में अनुच्छेद 63 से 63 से शुरू होता है और 71 तक आप कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति, जिसमें 71 में आगे हम लोग देखेंगे कि प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो यहाँ तक चर्चा किया गया है। तो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का हमारे संविधान में 5वें भाग में
वर्णन मिलता है। तो उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी योग्यताएं क्या होती हैं, यानी उपराष्ट्रपति की योग्यता की एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो वही पहला एलिजिबिलिटी वह है कि वह नागरिक हो भारत का, तो भारत का वह नागरिक होना चाहिए। तो नागरिक में कैसा, दोनों नागरिक, देशीकृत और जन्म से वह नागरिक होना चाहिए। तो पहला तो ये कंडीशन है कि वह उपराष्ट्रपति अगर है तो उसकी पहली योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, अगर उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो। दूसरी योग्यता क्या है उसकी, तो दूसरी योग्यता है उसकी कि उसका एज मिनिमम 35 ईयर्स हो, यानी कम से कम 35 वर्ष हो, 35 वर्ष से कम तो नहीं बिल्कुल। और मैक्सिमम की अगर बात किया जाए कि मैक्सिमम एज कितना है, तो मैक्सिमम एज डिफाइन नहीं है संविधान में, तो मिनिमम एज कितना है 35 ईयर्स, यानी कम से कम 35 वर्ष का अगर वह व्यक्ति है तो वो जो उपराष्ट्रपति है उसके चुनाव में भाग ले सकता है। ये तो दो कंडीशन हो गए। अगला कंडीशन क्या है, तीसरा, तो तीसरा कंडीशन है कि वह राज्यसभा के सदस्य मेंबर चुने जाने योग्य हो। मतलब तीसरा क्राइटेरिया उसका क्या है, योग्यता क्या है कि वो राज्यसभा का मेंबर चुने जाने योग्य हो। अच्छा, वही राष्ट्रपति में हम लोग देखे थे, तो राष्ट्रपति में हम लोग क्या देखे थे कि वह लोकसभा के मेंबर चुने जाने योग्य हो, राष्ट्रपति में हम लोगों ने देखा था। और उपराष्ट्रपति में हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो। ये दो तीन कंडीशन हो गया। उसके बाद से और क्या क्या कंडीशन है, तो और एक कंडीशन है कि वह पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। फिर और क्या कंडीशन है कि वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर न हो। तीसरा कि किसी सदन का सदस्य अगर है वो, जैसे मान लीजिए किसी विधानसभा का अगर मेंबर है और वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहता है, तो यह मेंबर क्या करेगा, मेंबर के रूप में वो त्यागपत्र दे देगा। तो लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो। तो मेन इसका जो क्वालिफिकेशन था वो था कि भारत का नागरिक हो, मिनिमम एज 35 ईयर्स हो, यानी 35 वर्ष की उम्र चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो। इसके बाद से क्या होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 20 अनुमोदक और 20 समर्थक, तो 20 समर्थक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, तब ये जाके उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या करेंगे, पर्चा दाखिला करेंगे, यानी तब यह जाके उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने योग्य होंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है कि आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में 15,000 रुपीज इनको रखनी होती है, 15,000 रुपये। तो ये कंडीशन होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले योग्य व्यक्ति जो लड़ने का योग्य हो। तो ये तो मुख्य योग्यताएं हो गई इसकी। फिर उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं, कौन कौन लोग भाग लेते हैं, यानी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता कैसे है और कौन कौन लोग उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। अब इससे संबंधित अगर घुमा कर क्वेश्चन पूछना होगा आयोग को, तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति जो है वह अपॉइंटेड होता है, तो बिल्कुल ही अपॉइंटेड नहीं होता है। इलेक्टेड होता है, बिल्कुल इलेक्टेड होता है, लेकिन वह इलेक्शन कैसे होता है। अब इलेक्शन का दो मेथड है, कौन कौन सा, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब क्या, परोक्ष या प्रत्यक्ष,
अब इस परोक्ष या प्रत्यक्ष में क्या है? परोक्ष या प्रत्यक्ष मतलब जिसे जनता द्वारा चुना जाता हो डायरेक्टली, यानी जिसे जनता डायरेक्ट चुनती हो, यानी जिसमें वोटिंग डायरेक्ट जनता देती है, वो होता है परोक्ष या प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट का मीन्स क्या? जिसमें डायरेक्टली जनता वोटिंग नहीं करती, बल्कि जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, चुने गए जो प्रतिनिधि है वो इनका चुनाव करते हैं। तो दो तरह का चुनाव होता है। तो इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा होता है? तो पूछ सकता है आपसे कि परोक्ष वाला होता है या अप्रत्यक्ष वाला। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है। अनुपातिक प्रणाली के द्वारा, अर्थात जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता था, जैसे हम लोग देखे हैं राष्ट्रपति का जैसे चुनाव होता है, हमने पिछले सेशन में चर्चा भी किया था कि राष्ट्रपति का जैसे चुनाव होता है ठीक वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। ये अलग बात है कि निर्वाचक गण में अलग अलग लोग शामिल होते हैं, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जब चुनाव की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, वो दोनों की सेम है, यानी प्रेसिडेंट की भी और वाइस प्रेसिडेंट की भी। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणी मत के अनुसार अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है, अर्थात यह परोक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से नहीं होता है, यानी डायरेक्ट रूप से जनता नहीं चुनती है। तो कौन चुनता है? जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, यानी जनता द्वारा चुने गए कौन प्रतिनिधि होते हैं? तो जनता किसको किसको चुनती है? तो अगर हम केंद्र में बात करें तो सेंटर में लोकसभा के मेंबर्स को चुनती है। तो जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वह इसमें हिस्सा लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उपराष्ट्रपति के चुनाव जो होता है वह चुनाव परोक्ष रूप से नहीं होता है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। तो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। और खासकर से अगर कहीं पूछ दिया जाए एकल संक्रमणी जो मत है, जो अनुपातिक प्रणाली है, वह कैसी प्रणाली है? परोक्ष प्रणाली है या अप्रत्यक्ष प्रणाली है? तो ये वास्तव में अप्रत्यक्ष प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? अप्रत्यक्ष प्रणाली, यानी जनता डायरेक्टली चुनाव में हिस्सा नहीं लेती है, भाग नहीं लेती है। जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वह इसमें हिस्सा लेते हैं, वह इसमें भाग लेते हैं। तो एक चीज हम लोगों को कंफर्म हो गया कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है परोक्ष रूप से नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात डायरेक्ट जनता उसको नहीं चुनती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है वह उसमें हिस्सा लेते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। जैसे राष्ट्रपति का होता है सेम वैसे ही। तो ये तो हो गया चुनाव की विधि कि कैसे चुना जाता है। अगला हम लोग देखेंगे कि जो अब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ तो उसमें कौन कौन लोगों ने हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं? तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, इसका जब चुनाव होता है तो उसमें हिस्सा कौन लेते हैं, यानी निर्वाचक गण में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? एक लोकसभा के जो मेंबर हैं वह, दूसरा राज्यसभा के जो मेंबर हैं वह, और तीसरा जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, अर्थात जो मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड में मनोनीत होता है, मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। वही प्रेसिडेंट वाले मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे। तो मनोनीत सदस्य जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, मनोनीत किसको किसको करते हैं आपको पता होगा कि राज्यसभा में 12 लोगों को और लोकसभा में 2 लोगों को। तो अब तो 2 लोगों का ये आंग्ल भारतीयों का समाप्त कर दिया गया है, लेकिन 12 लोगों को जो 4 क्षेत्रों में कला, विज्ञान, एक मिनट, जो 12 लोग हैं वह कला, विज्ञान, समाज सेवा,
तो कला विज्ञान और समाज सेवा 3 हो गया, और चौथा जो है वह कौन सा हो गया, ये होता है समाज सेवा। तो ये 4 क्षेत्रों से 12 लोगों को राज्य, तो सॉरी एक चीज इसमें 2 बार लिख लिया गया, फिर एक बार देख लीजिए। तो ये जो 12 लोग होते हैं ये राज्यसभा में मनोनीत कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कौन कौन क्षेत्रों से, 4 क्षेत्रों से, कला हो गया, विज्ञान हो गया, समाज सेवा हो गया, और चौथा होगा साहित्य। तो ये 4 क्षेत्र हैं, ये आप लोग सही से देख लीजिएगा। पीछे जो है थोड़ा सा दिक्कत हो गया था इसमें। तो 4 क्षेत्र हैं, कौन कौन से, कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य। इन 4 क्षेत्रों से 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा में कौन, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। लेकिन प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें ये लोग हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें ये लोग हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, निर्वाचक गण में कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, ये दोनों भाग लेते हैं। लेकिन अंतर क्या है यहाँ पे कि वहां पे मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे और यहाँ पे तो मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। एक अंतर तय हो गया। दूसरा अंतर ये हो गया कि वहां पर विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते थे राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वह भाग नहीं लेते। आखिर क्यों, कारण क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं भाई, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं। क्योंकि एक तरह से जो उपराष्ट्रपति होता है वह मेंबर, वो राज्यसभा का जो है चेयरपर्सन होता है, यानी राज्यसभा का सभापति होता है। यानी जो अपर हाउसेस है उसका जो है चेयरपर्सन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो इसलिए या इसके निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और दोनों सभाओं के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, मनोनीत सदस्य, वो शामिल होते हैं। तो ये हम लोग ने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कल हम लोग ने देखा कि कौन कौन लोग शामिल होते हैं। ठीक इसमें हम लोगों ने देखा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि इनका शपथ तो होता होगा भाई, बिना शपथ के तो इनका कार्यकाल शुरू होगा नहीं। तो शपथ कैसे होता है और किन के सामने होता है? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति का जो शपथ होता है वो शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर आगे चला जाए, राष्ट्रपति को कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो शपथ तो ये हो गया। अब ये त्यागपत्र अगर देना हो इनको, तो ये त्यागपत्र किनको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो त्यागपत्र, अब इनका हम लोग देखें कि उपराष्ट्रपति जो है उनका कार्यकाल कितना होता है, उनका कार्यकाल। तो शपथ हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स का, 5 वर्ष का। और वह अपने पद पर अनेकों बार, माने हमारा जो संविधान है यानी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह रोक नहीं लगाता है, अनेकों बार निर्वाचित हो सकते हैं, यानी अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं उपराष्ट्रपति के पद के लिए, बशर्ते वो शर्त होना चाहिए जो 20 समर्थक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है। लेकिन कब कब उपराष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो सकता है, रिक्त हो सकता है। तो कब कब हो सकता है? पहला कि उनका 5 वर्ष पूरा हो जाए कार्यकाल, तब खाली हो सकता है। दूसरा कि अगर वह त्यागपत्र दे दें, अगर वह त्यागपत्र दे दें, त्यागपत्र किनको देंगे? राष्ट्रपति को। तो त्यागपत्र दे देंगे तभी भी उनका पद खाली हो जाएगा। और तीसरा, अगर उनको विशेष बहुमत से राज्यसभा से पारित करके और लोकसभा के सामान्य बहुमत से पारित करके अगर उनको हटा दिया जाए
तब भी वो क्या कर सकते हैं, उनका पद जो है खाली हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन में देखा जाए, ये जो विशेष बहुमत है, इसमें हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग चलाया जाता है किस पे, राष्ट्रपति पे। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जाता है, तब वो हटते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बिल्कुल ही नहीं चलाई जाती है। यानी उनको हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। केवल राज्यसभा में विशेष यानी 2/3 और लोकसभा में सामान्य 50% +1 पारित हो जाए तो हट जाएंगे। लेकिन इसके लिए 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, नोटिस देनी पड़ेगी, तभी ऐसा किया जा सकता है। तो एक तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है कि नहीं लगाई जाती है। बिल्कुल ही नहीं लगाई जाती है। राष्ट्रपति पर लगाई जाती है, लेकिन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है। तो ये तो हो गया, तो 3 कारण ये हो गया। चौथा कारण क्या है कि जब ये कब इनका पद और रिक्त हो सकता है, खाली हो सकता है, जब इनकी मृत्यु हो जाए तब। और पांचवा कोई कंडीशन नहीं है। चौथा क्या है, जब इनकी मृत्यु हो जाए तब ऐसा हो सकता है कि, तो हम लोगों ने देखा कि कब कब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। तो पहला हम लोगों ने देखा कि जब 5 वर्ष का उनका कार्यकाल पूरा हो जाए तब। दूसरा हम लोगों ने देखा क्या कि जब पहला तो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए तब उनका पद रिक्त हो सकता है। दूसरा त्यागपत्र दे दें तब हो सकता है। त्यागपत्र किनको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तीसरा उनको विशेष बहुमत से अगर हटाया जाए तब। और चौथा अगर उनकी डेथ हो जाती है तब। तो ये तो था इनका कार्यकाल। अब हम लोग देखेंगे कि कार्य क्या होता है, यानी उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है। तो इनके कार्यों के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें, उसके बाद से फिर देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आयोग हमसे पूछा है पिछले 10 वर्षों में। तो उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है इसके बारे में देखिए। कार्य क्या है, पहला कार्य क्या है, चूंकि उपराष्ट्रपति किसका चेयरपर्सन होता है, किसका चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन मतलब सभापति, पीठासीन। तो उपसभापति सॉरी उपराष्ट्रपति जो होता है वो किसका पीठासीन होता है, सभापति होता है। जो अपर हाउस है, यानी जिसे राज्यसभा कहा जाता है, उस अपर हाउस का क्या है, चेयरपर्सन है, पीठासीन अधिकारी है, सभापति। अर्थात पहला इसका मतलब पीठासीन अगर अधिकारी है तो इसकी शक्तियां कैसी होगी, लोकसभा के स्पीकर के जैसी। अर्थात करता क्या होगा, तो लोकसभा का स्पीकर जो करता है, अर्थात क्या, सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाना। तो ये तो पहला काम हो गया कि सदन की कार्रवाई को चलाना, तो सदन की कार्रवाई। दूसरा कि बराबर की स्थिति में क्या
दूसरा क्या है, तो जब बराबर की स्थिति हो जाती है, बराबर की स्थिति में मत दे सकता है, अर्थात निर्णायक मत। अब निर्णायक मत होता क्या है, तो निर्णायक मत जैसे मान लीजिए कि जैसे राज्यसभा है और इसमें ऐसे सीटिंग किए हुए हैं, बैठे हैं, यहाँ पे चेयरपर्सन है, जैसे सीटिंग है ये मान लीजिए, इसमें इधर पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, इधर विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। अब इसमें किसी विषय पे वोटिंग हो रही है, जितने सदस्यों ने इधर हाँ के मत में वोटिंग किया, उतने ही सदस्यों ने इधर ना के मत में वोटिंग किया। तो इस समय क्या स्थिति हो जाएगी, बराबर की स्थिति हो जाएगी। और इस स्थिति में जो चेयरपर्सन होगा, इस स्थिति में जो राज्यसभा का चेयरपर्सन होगा, पीठासीन अधिकारी, यानी जो उपराष्ट्रपति सभापति जो होगा, वो क्या करेगा, अपना मत देगा। अब जिधर ये मत दे दे, अगर ये मत दे इधर तो हाँ के पक्ष में हो जाएगा, अगर मत दे इधर तो ना के पक्ष में हो जाएगा। तो इसीलिए इस मत को, जो बराबर की स्थिति वाला होता है, उसको डिसीजनल यानी निर्णायक मत कहा जाता है। ये निर्णायक मत है। तो निर्णायक मत राज्यसभा का जो चेयरपर्सन है। तो दूसरा इसका कार्य क्या है, पहला तो कार्य सदन की सभापति जो होता है, सभापति के रूप में सदन की अध्यक्षता करता है सेशन चलाने के लिए। दूसरा, सदन का स्थगन करना, ये सारे कार्य। या इसके बाद से हम, जैसे मैंने बताया कि बराबर की स्थिति में निर्णायक मत देना। हाँ, लेकिन ऐसे बराबर की स्थिति जब ना हो तब ये मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि जो सभापति होता है, अर्थात जिसको हम लोग उपराष्ट्रपति कहते हैं, और राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है, चेयरपर्सन होता है। तो ये जो होता है वह राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, यानी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यानी राज्यसभा का तो होता ही नहीं है, लोकसभा का भी सदस्य ये नहीं होता है। इसलिए उपराष्ट्रपति जो है वह निर्णायक मत में तो मत दे सकता है, लेकिन ऐसे मत का प्रयोग वो नहीं कर सकता है, यानी बराबर की स्थिति में निर्णायक मत केवल देगा। तीसरा कार्य क्या ये इसका है, तो पहला कार्य जैसे हम लोगों ने देखा कि सदन की सदस्यता करना, दूसरा बराबर की स्थिति में निर्णायक मत देना, और तीसरा कार्य है कि राष्ट्रपति के रूप में भी ये कार्य कर सकते हैं। वो मैं बता रहा हूँ अभी कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो कब करते हैं राष्ट्रपति के रूप में कार्य, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, या जब राष्ट्रपति बीमार हो, या जब राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, या राष्ट्रपति का पद खाली हो। उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन कितने दिनों तक, 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, इसके अंदर राष्ट्रपति का चुनाव जो है, इलेक्शन जो है, हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में मैक्सिमम कितने दिनों तक कार्य कर सकते हैं, तो 6 मंथ तक। यानी मैक्सिमम राष्ट्रपति के रूप में 6 मंथ तक ही कार्य कर सकते हैं, उसके सिवाय नहीं कर सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति, जब इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाएगा। तो इस तरह से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं। अब किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 65 के तहत, अनुच्छेद 65 के तहत। तो ये तो मुख्य कार्य हो गया उपराष्ट्रपति का, हम लोगों ने देखा। ठीक वैसे ये लोकसभा का मेंबर भी नहीं होता है, राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। अगर पीठासीन जो है, यानी उपराष्ट्रपति या सभापति अगर है, राज्यसभा का सभापति है तो इसको उपराष्ट्रपति कहा जाता है। अगर ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं तो जितनी सुविधाएं होते हैं वो सब राष्ट्रपति के रूप में इनको मिलने लगती है, और तब ये सदन का पीठासीन नहीं रहते हैं, तब ये चेयरपर्सन नहीं रहते हैं, यानी चेयरपर्सन के रूप में तब ये काम नहीं करेंगे।
यानी जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेंगे तो उपराष्ट्रपति के रूप में अर्थात चेयरपर्सन के रूप में कार्य नहीं करेंगे। अब राष्ट्रपति के मद में तो हम लोग ने देखा कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहते हैं तो मुख्य न्यायाधीश करता है उसके जगह पे, अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहते हैं तो वरिष्ठ न्यायाधीश करता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति के मद में भी ऐसा कोई प्रावधान है कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पे नहीं रहते हैं तो फिर कौन व्यक्ति जो है उनके पद पे कार्य करेगा? तो उपराष्ट्रपति के पद पे जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वो तो अभी तक कोई नहीं है, संविधान में उसका वर्णन नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति चूंकि सामान्यतः होता क्या है, राज्यसभा का चेयरपर्सन यानी सभापति होता है। तो राज्यसभा का एक सभापति होता है, तो राज्यसभा अपने में से ही एक सदस्य को उपसभापति चुनती है, उपसभापति चुनती है। अब यह जो उपसभापति होते हैं ड्यूटी चेयरपर्सन, ये क्या करते हैं, जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो अर्थात जब सभापति न हो या सभापति का पद खाली हो तो उप सभापति क्या करते हैं, सभापति के यानी पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। पीठासीन यानी तब सदन की अध्यक्षता कौन करता है, उप सभापति करता है। तो यहाँ पे ये करते हैं, उपराष्ट्रपति मतलब जो सभापति होता है वो अगर ना रहे तो कौन करेगा, उप सभापति करेगा। उसके बाद से जो उपराष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है, उपराष्ट्रपति जैसे इनका पद जब खाली हो गया उपराष्ट्रपति का, इसका मतलब सभापति का भी पद खाली हो गया। तो खाली होने के समय जो शेष अवधि जो उसके बाद से जब चुनाव होगा, उसके बाद जो चुनाव होगा उसमें जो अगला व्यक्ति चुन कर आएगा वह शेष कार्य के लिए नहीं, यानी शेष काल के लिए उसका चुनाव नहीं होता है, उसका चुनाव पूर्ण काल यानी पूर्णतः 5 वर्षों के लिए होता है, 5 ईयर्स के लिए होता है। यानी कितने वर्षों के लिए चुन के आएगा, 5 ईयर्स के लिए। जैसे जैसे हम देख सकते हैं, मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति हैं, वर्तमान में कोई उपराष्ट्रपति है और किसी कारणवश वो त्याग पत्र दे दिए या किसी कारणवश इनका जो है पद रिक्त है, पद रिक्त हो गया। अब इन्होंने 5 वर्ष तो इनका कार्य था, लेकिन इन्होंने 3 वर्ष अपने कार्यकाल को पूरा किया और पहले ही मान लीजिए इनका डेथ हो गया या त्यागपत्र दे दिए किसी कारणवश, तो इनके कार्यकाल में कितना समय बचा हुआ है, 2 वर्ष, 2 ईयर का बचा हुआ है। तो अगला व्यक्ति जो नियुक्त होकर चुन कर आएगा, चुनाव होगा उसके बाद जो अगला व्यक्ति चुन के आएगा वो यह 2 वर्ष जो है शेष बचा हुआ इस समय के लिए नहीं चुन के आएगा, अर्थात वह किसके लिए चुन के आएगा, टोटल पूर्णतः 5 वर्षों के लिए चुन के आएगा। वो अलग बात है कि पहले वो भी त्यागपत्र दे दे, कुछ भी करे, वो अलग बात है, लेकिन वो पूर्ण कार्यकाल के लिए चुन के आता है। शेष कार्य, अब ये जो बचा हुआ है जो कार्यकाल, इसको कहा जाता है शेष कार्यकाल। तो शेष कार्यकाल के लिए नहीं बल्कि पूर्ण कार्यकाल के लिए। और उपराष्ट्रपति कोई व्यक्ति जो है वो अनेकों बार चुनाव लड़ सकता है, अनेकों बार चुन के आ सकता है, इलेक्ट होकर आ सकता है। तो ये था उपराष्ट्रपति का कार्य। तो उपराष्ट्रपति का कार्य। उपसभापति कौन सा कार्य करते हैं, उपसभापति और ठीक सभापति के रूप में कार्य करते हैं। सभापति कैसे कार्य करते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन उपसभापति जो है यानी जो उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो उस समय वो पीठासीन नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है इनका उपराष्ट्रपति का हम लोगों ने देखा कार्य, उनकी रिक्तियां कैसे होती हैं, उनका शपथ ग्रहण कैसे होता है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, कहाँ के संविधान से लिया गया है, और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमारे संविधान में कितना इम्पोर्टेंसी है उसका, इसको हम लोगों ने देखा। तो इससे संबंधित जो प्रश्न आए हैं, जो आयोग ने पूछा है पिछले 10 वर्षों में, उस पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। फिर जो हमारा अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, उस पर देख लें। तो पहले इसको देखें, जो प्रश्न पूछा गया है उससे संबंधित पहले हम लोग एक कुछ तथ्य देख लें कि आर्टिकल 63 जो है भाग 5 में, इसमें वर्णन किसमें है, भाग 5। अभी हम लोग भाग 5 ही पढ़ रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका शक्ति सब इसी में निहित है। तो भाग 5 में अनुच्छेद जो 63 है उसमें लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा,
वाइस प्रेसिडेंट होगा। फिर 64 में क्या लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना, यानी राज्यों के जो परिषद होता है, राज्यसभा होता है, उसका चेयरपर्सन कौन होता है, तो उसका चेयरपर्सन अभी हम लोगों ने पढ़ा उपराष्ट्रपति होता है। किस में है, आर्टिकल 64 में है। फिर 65 में क्या है कि जब कार्यवाहक के रूप में, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, उसको लिखा गया अनुच्छेद 65 में लिखा गया है, यानी उपराष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्ति अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का क्या करना, निर्वहन करना, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, अनुच्छेद 65 में लिखा गया है। फिर 66 में लिखा गया उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है। फिर 67 में लिखा गया 67 में उनके कार्यकाल के बारे में। तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है सामान्यतः, उससे पहले भी वो त्याग पत्र दे सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर 68 में 68 में क्या लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण, आकस्मिक रिक्ति के लिए तो चुनाव के समय का निर्धारण कितना है, हम लोग पढ़े हैं कि 6 मंथ, यानी 6 माह के अंदर उनका चुनाव हो जाना चाहिए। तो ये आर्टिकल 68 में, अनुच्छेद 68 में लिखा गया है। ठीक वैसे ही अनुच्छेद 69 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 69 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण किनके सामने होता है, कौन कराता है, राष्ट्रपति कराता है। अच्छा, ये त्याग पत्र किनको देते हैं, त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक 70 में क्या लिखा गया है कि अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो है 70 के अनुसार करते हैं। फिर 71 में क्या लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित या उससे जुड़े मुद्दे जो हैं उसकी सुनवाई कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, अनुच्छेद 71 के तहत। और अगर इनका चुनाव अवैध ठहराया जाता है न्यायालय के द्वारा, तो जिस दिन अवैध ठहराया जाएगा उस दिन से पहला तो इनका पद खाली समझा जाएगा। दूसरा, उससे पहले जो अपने कर्तव्य किए होंगे पद पे रहते हुए वह मान्य होंगे, जो निर्णय लिए गए होंगे इनके द्वारा वो मान्य होंगे, वह अमान्य नहीं होंगे। तो ये है अनुच्छेद 71 में। तो ये है उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अनुच्छेद, जो हम लोगों ने पहले डिस्कशन पूर्णतः कर लिया। केवल ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद को आप याद रखेंगे। 63 में उपराष्ट्रपति है, 64 में उनका राज्यसभा का पद सभापति होता है, 65 में आकस्मिक रीति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कैसे कार्य करता है वो है, 66 में इनका चुनाव के बारे में है, ठीक 67 में उनका कार्यकाल जो है उसके बारे में है। फिर 68 में आप देख सकते हैं कि जो रिक्तियाँ हैं उसको कितने समय में पूरी कर लेनी चाहिए, इनका जो चुनाव है 6 मंथ में ये कहा गया। 69 में जो है इनके शपथ ग्रहण के बारे में है। 70 जो है जो राष्ट्रपति के रूप में ये कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं वो है। 71 में क्या है, तो इनके चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उससे के निपटारा से संबंधित ये प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 71 में। तो ये रिलेटेड थे किससे, ये आपके रिलेटेड थे पूरा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से संबंधित। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कब कब चुने गए थे, अब कौन हैं। तो इससे भी कुछ तथ्य परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो जैसे पहला जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव 1952 में कौन थे, एस राधाकृष्णन, निर्विरोध थे। फिर एस राधाकृष्णन 57 में भी हुए, निर्विरोध थे। तो 2 कार्यकाल यानी 10 वर्ष तक आप छाट लीजिए कौन रहे थे उपराष्ट्रपति के रूप में, राधाकृष्णन जी। तो ऐसे पूछा सकता है कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो एस राधाकृष्णन जी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। दूसरे भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक वैसे ही निर्विरोध, अब निर्विरोध में देखा जाए पहले निर्विरोध में राधाकृष्णन जी थे। वैसे ही दूसरे निर्विरोध में देखा जाए तो दूसरे निर्विरोध में कौन है, एम हिदायतुल्लाह 1979 में। तो 1979 में एम हिदायतुल्लाह जो है वह दूसरे निर्विरोध जो है उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक वैसे ही तीसरे निर्विरोध जो है वो कौन रहा है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 में। यानी विपक्ष में जो व्यक्ति है वह है ही नहीं, इसलिए इसको निर्विरोध कहा जाता है। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध चुने गए थे। तो ये पहले कौन है आपके, एस राधाकृष्णन जी। दूसरे में कौन है, एम हिदायतुल्लाह 1979। और तीसरे में कौन है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 में। तो ये 3 लोग जो हैं अभी तक निर्विरोध उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन कौन, एस राधाकृष्णन जी, एम हिदायतुल्लाह जी और 1987 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। तो ये प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। वैसे ही अब देखा जाए चूंकि 15वें क्रम के कौन थे और 16वें क्रम के कौन थे। प्रेजेंट समय में 16वें क्रम के
कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो प्रेजेंट समय में 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। 15वें नंबर के एम वेंकैया नायडू। तो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे? एम वेंकैया नायडू। 16वें नंबर के जगदीप धनखड़। 14वें नंबर के मोहम्मद हामिद अंसारी। पहले नंबर के एस राधाकृष्णन। निर्विरोध में पहले नंबर के एस राधाकृष्णन। दूसरे नंबर के निर्विरोध में एम हिदायतुल्लाह। तीसरे नंबर में निर्विरोध के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये निर्विरोध हो गए। और प्रेजेंट में पूछ सकता है कौन है? जगदीप धनखड़ है। उसके बाद इनसे पहले कौन थे? 15 नंबर एम वेंकैया नायडू थे। अब ये पार्टी पूछा जा सकता है एनडीए से, जो बीजेपी के गठबंधन उससे हैं। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए बिल्कुल। इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको। अब ये जो है क्रम से देखा जाए तो 16 में है। अगर व्यक्तिगत है तो वो भी पूछा जा सकता है। अब व्यक्तिगत में देखिए, ये तो एक ही व्यक्ति है, एक हो गया। ये दूसरे व्यक्ति, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें, 11, 12, 13। अब 13 नहीं, बिल्कुल 12 ही, यही 2 बार चुन के आया है। 12 हो गया, और ये हो गया 13, और ये हो गया 14। तो व्यक्तिगत रूप से पूछा जा सकता है तो वो है इस समय जो जगदीप धनखड़ जी जो है वो 14वें हैं, व्यक्तिगत रूप से 14वें उपराष्ट्रपति हैं। और क्रम से पूछा जाए तो 16वें है। तो क्रम से 16वें है। इनका चुनाव कब हुआ होगा? तो 2012 में तो मोहम्मद हामिद अंसारी थे, तो 12 से 17 तक रहे। 17 से 22 तक वेंकैया नायडू जी थे, और 22 से 27 तक इनका कार्यकाल है। 22 से 27 तक जगदीप धनखड़ जी का। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं जो बीपीएससी के द्वारा पिछले 10 वर्षों में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो हम लोगों ने इसी सेशन में शुरुआत में ही पढ़ा है कि जो अपर हाउस है राज्यसभा, उसका जो सभापति जो होता है वह उसका सदस्य नहीं होता है, और किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा का भी नहीं होता है, राज्यसभा का भी नहीं होता है। उसका निर्वाचन कैसे होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है वैसे। इस तरह से हमारा इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, राज्यसभा होगा। वैसे लोकसभा का देखा जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं बिल्कुल उस सदन से ही चुने जाते हैं। तो तीसरा जो है विधानसभा, विधानसभा का भी जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वह उस सदन से ही चुना जाता है। फिर वैसे है विधान परिषद, तो विधान परिषद का भी जो सभापति होता है वो सदन से ही चुना जाता है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, राज्यसभा। ठीक वैसे ही अगले प्रश्न में देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हम लोग शुरू में ही पढ़ा है हम लोग ने। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, और पांचवा एक से अधिक ऑप्शन। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति। इस तरह से हमारा आंसर हो गया बी। राष्ट्रपति क्या सभापति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? बिल्कुल नहीं। ये तो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य ही नहीं होता है, राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रपति संसद का अंग है। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जो है सामान्यतः लोकसभा से चुने जाते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोकसभा के ही होने चाहिए प्रधानमंत्री, लेकिन दोनों सदनों से हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा उत्तर होगा, उपयुक्त उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक वैसे ही अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ठीक वही प्रश्न है, अध्यक्ष या सभापति वही जो चेयरपर्सन है। इंग्लिश में बात एक ही है, हिंदी में थोड़ा सा अर्थ बदल जाता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ठीक वही ऑप्शन बी होगा हमारा, उपराष्ट्रपति होगा। और ये देखा जाए लोकसभा के अध्यक्ष कहाँ का होता है? लोकसभा का होता है, लोअर हाउस का। ठीक, अगला प्रश्न वही, ठीक वही प्रश्न है, केवल भाषा बदल कर दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है,
बात वही है, बस भाषा थोड़ा सा बदल दिया। अभी इंग्लिश में पूछ रहा है कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, भारत के प्रधानमंत्री होता है। तो पहली बात, चेयरपर्सन में ये तो तीनों चेयरपर्सन किसी भी सदन के होते नहीं है, पहला बात। तो कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न का। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, इसमें आपको सत्य अब नहीं बताना है, यानी ट्रू नहीं बताना है, अब आपको इसमें फॉल्स बताना है कि ये चार जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में आपका कौन सा गलत ऑप्शन है। जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति हो गए या उपराष्ट्रपति हो गए, दोनों के लिए कितनी कम से कम उम्र चाहिए? 35 वर्ष, और अधिक से अधिक डिफाइन नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही है इस तरह से। वैसे दूसरा कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, बिल्कुल सही बात है, अभी हम लोगों ने देखा उसको। तीसरा ऑप्शन है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, अभी हम लोग इसको देख रहे हैं। चौथा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन जो है इस क्या कह रहा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है क्या? नहीं, उपराष्ट्रपति का चुनाव हम लोगों ने देखा कि एकल संक्रमणी मत और अनुपातिक प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य, ये दोनों सदस्य क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो हम लोग से क्या पूछा, क्या था? असत्य पूछा था। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो यह बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर यहीं से घुमा देता है। आप वहाँ से देखेंगे नहीं कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, और पूछ रहा होगा असत्य, आप मार के चले आए सत्य। तो ये बहुत सा ध्यान देना है अच्छी तरह से। अच्छा, अगला प्रश्न जो है वो क्या पूछा है कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया है कि 16वां उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। 15वें कौन थे? वेंकैया नायडू जी थे। तो कह रहे हैं कि निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य? अच्छा, निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होंगे? लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे, और कौन होंगे? मनोनीत सदस्य होंगे। तो मनोनीत में कितने होंगे? 12, क्योंकि लोकसभा वाला तो 2 मनोनीत तो समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा से 233, अब इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 3 2 5 3 1 4, 245, तो इतने से हो गए केवल। अब बचे कौन? लोकसभा से। तो चूंकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें तीनों लोगों की हिस्सेदारी होती है, अर्थात लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी और मनोनीत सदस्यों के भी। तो लोकसभा से कितने? 543। तो इसको जोड़ेंगे आप 543 और 245, कितना हो रहा है? 788। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये, यानी बी ऑप्शन सही होगा। तो जो प्रश्न पूछा है, देखिए कितना क्वालिटी वाला प्रश्न है कि 2022 के 16वें उपराष्ट्रपति, आप पटक से यही याद किए होंगे, कोई भी व्यक्ति यही याद कर सकता है कि जगदीप धनखड़ जी हैं, इतने मत से जीते हैं या इतने लोगों को हरा है। ये क्या पूछ रहा है? ये निर्वाचक मंडल में, निर्वाचक मंडल में कौन लोग? वही जो लोग हिस्सा लेते हैं इसमें चुनाव में। तो कौन लोग हिस्सा लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। तो इस तरह से हमारा जो उपयुक्त आंसर होगा, उत्तर होगा इस प्रश्न का, वो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी, अभी हम लोगों ने देखा भी है इस प्रश्न को। मोहम्मद हामिद अंसारी, अभी जो मैं टेबल बता रहा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे प्रश्न निहित है उसमें। तो मोहम्मद अंसारी भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो इसमें दिया हुआ है जैसे ऑप्शन 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो 13वां पूछे या 14वां पूछे, ये दोनों आंसर, अगर 14वां भी दिया होता तब भी होते। क्यों? क्योंकि ये 2 बार चुने जा चुके हैं, यानी 10 वर्ष के लिए। तो इस तरह से हमारा जो दिया हुआ है ऑप्शन, उसके अनुसार ऑप्शन डी यानी चौथा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही है। ठीक वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री मुख्य है। अब ये प्रधानमंत्री से, तो यहाँ से पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री होता क्या है। तो संविधान के भाग 5 में ही
भाग 5 में ही अनुच्छेद 74 और 75 तो 75 में कहता है कि सबसे बड़ी जो पार्टी है, सबसे बड़ा जो दल है लोकसभा में, उस दल के नेता को, जिसको पीएम कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहा जाता है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति करेगा प्रेसिडेंट, यानी निर्वाचन नहीं, नियुक्ति करेगा। और इस प्रधानमंत्री के कहने पर प्रेसिडेंट ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद को, यानी मंत्रियों को क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन है, व्यक्तिगत रूप में कौन है, ये हम लोगों ने देखा। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न, जो टेबल मैंने बताया, वो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, मतलब डीप में भी बनाए जा सकते हैं और ऐसे भी बनाए सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक है उसको हम लोगों ने आज देखा। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट डे जो है संसद और कार्यपालिका, इस टॉपिक पर जो प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, उस पे चर्चा करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें, जो फैक्ट हम लोगों ने पढ़ा है, जो पिछले 10 वर्षों में पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों पर ये रीच पहुँचे। और ऐसे भी और इससे ज़्यादा हम लोग प्रयास करेंगे कि अच्छे तरह से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएं। और ये कंटेंट के लिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है नोट्स, वो जिसमें लगभग 6000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे सारे सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और जितना भी सेशन का जो शेड्यूल्स है वो भी मिल जाएगा। और ये जितने भी बीपीएससी के जो पॉलिटी हमने कराया है, कॉन्स्टिट्यूशन कराया का जो भी पेपर प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उसका सबका प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।